Hello everyone, welcome to Knowledge India classes. This is the second part of the Transfer of Property Act 1882. In this video lecture, we are going to learn various rules and doctrine used in this act. ये हमारा इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 होने वाला है। हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था कि बेसिक चीज़ें क्या होता है ट्रांसफ़र, क्या होते हैं एसेंशियल ऑफ ट्रांसफ़र, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और भी बहुत कुछ। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये हमारी सीरीज़ का सेकंड पार्ट होने वाला है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट रूल्स और डॉक्ट्रिन्स जिनको मेंशन किया गया है इस एक्ट के अंदर, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड बहुत ही ज़रूरी है एक प्रॉपर्टी लॉयर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 10, 11 एंड 12 मेंशन इन दिस एक्ट। सेक्शन 10 के अंदर हमारा कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन को मेंशन किया गया है। सेक्शन 11 में रिस्ट्रिक्शन ऑन एन्जॉयमेंट्स को मेंशन किया गया है और सेक्शन 12 में अटेम्प्टेड एलियनेशन को मेंशन किया गया है। आइए इनको देखते हैं ब्रीफ के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द सेक्शन 10 कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब होता है कन्वेयंस। कन्वेयंस यानी अपनी चीज़ को किसी दूसरे को सौंप देना। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर। पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स दैट प्रॉपर्टी शुड बी फ्रीली एलियनेबल। प्रॉपर्टी का मालिक अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, वो उसके लिए बिल्कुल फ्री है। ये एक ओनर का राइट होता है, अ राइट ऑफ एलियनेशन, जो कि उससे अलग नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रॉपर्टी ओनर से। इसी के चलते दोस्तों जो ट्रांसफ़रर होता है वो ट्रांसफरी के राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, वो राइट टू एलियनेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि ट्रांसफ़रर के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरी की हो जाती है। सेक्शन 10 के अंदर एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग रूल दिए गए हों। इसमें कहा गया है कि रिस्ट्रेंट ऑन एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी 2 टाइप्स की होती है, एक एब्सोल्यूट होती है और एक पार्शियल होती है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन ऑन एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ वॉइड। जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन होता है एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, वो बिल्कुल वॉइड होता है, गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशंस के अंदर कुछ टाइम के लिए पार्शियल रिस्ट्रेन ट्रांसफरर लगा सकता है ट्रांसफरी के ऊपर। फॉर एग्जांपल ए अपनी प्रॉपर्टी को बी को सेल करता है और उसके ऊपर ये शर्त रखता है कि आप बी किसी को भी अगर अपनी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र करता है यानी एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी करता है तो वो वापस ए को मिल जाएगी। एज पर लॉ इस कंडीशन को वॉइड माना जाएगा। कोई भी ट्रांसफरर परमानेंट रिस्ट्रेन ऑन एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी पर नहीं लगा सकता है। इसी एक्ट के हमारे सेक्शन 11 के अंदर मेंशन किया गया है रिस्ट्रेन ऑन एन्जॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू रूल जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है उससे जुड़े प्रॉपर्टी से जुड़े सभी राइट्स भी साथ ही में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ट्रांसफरर कोई ऐसी कंडीशन नहीं पुट कर सकता जो प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए। जो ट्रांसफरी ने खरीदी है उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ए ने अपना घर बी को सेल कर दिया है और उसको ये कंडीशन लगाई है कि मेरे घर में तुम सिर्फ रह सकते हो, ना तुम इसको रेंट पे दे सकते हो, ना ही तुम इसको आगे बेच सकते हो, तो ये सब कंडीशंस उसकी इनवैलिड होंगी। जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो ट्रांसफरी है, उसको उस प्रॉपर्टी के सारे राइट्स भी प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं। लेट अस सी द सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 12 के अंदर हमारा अटेम्प्टेड एलियनेशन को मेंशन किया गया है। कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी, या फिर इसको हम अटेम्प्टेड एलियनेशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मेंशन इन द सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट, अगर ट्रांसफरर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी को इस कंडीशन के ऊपर ट्रांसफ़र करता है कि अगर कल को ट्रांसफरी इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी वो बैंकरप्ट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी वापस ए को मिल जाएगी, वापस ट्रांसफरर को मिल जाएगी। तो ये कंडीशन बिल्कुल वॉइड है, कानून के मुताबिक ये मान्य नहीं होगी। तो नेक्स्ट है हमारी एक डॉक्ट्रिन को हम डिस्कस करते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, जो हमारी सेक्शन 17 के अंदर मेंशन की गई है। सेक्शन 17 डज नॉट अलो एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड फॉर अ अनलिमिटेड पीरियड विदाउट द इनकम बीइंग एंजॉयड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन सेक्शन 17 ये बताता है कि कोई भी पर्सन किसी की प्रॉपर्टी से एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम नहीं कर सकता है एक अनलिमिटेड टाइम के लिए। द लॉ अलोज एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम फॉर सर्टेन पीरियड ओनली। कोई भी पर्सन किसी की प्रॉपर्टी से
पैसों को एक्यूमुलेट यानी पैसों को इकट्ठा किसी अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं कर सकता। उसके लिए एक सर्टेन पीरियड मेंशन किया गया है लॉ के अंदर, जो कि ट्रांसफ़र की लाइफ टाइम तक या फिर जिस तारीख को द ट्रांसफ़र की गई है वो प्रॉपर्टी, उससे नेक्स्ट 18 साल तक वो पैसों को एक्यूमुलेट कर सकता है। अगर वो उससे ज़्यादा पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर पैसों को एक्यूमुलेट यानी पैसों को इकट्ठा करता है तो उसको वॉइड माना जाएगा एज़ पर लॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए अपनी प्रॉपर्टी को बी को देता है कि जो ए की प्रॉपर्टी से होने वाला पैसा है, जो उससे पैसा आएगा, ए उस पैसे को बी को अथॉरिटी दे देता है कि वो उस पैसे को एक्यूमुलेट करे और अपनी ट्रस्ट के लिए यूज़ करे। तो बी ए की प्रॉपर्टी से आने वाले पैसे को एक लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज़ कर सकता है। एज़ पर लॉ, जब वो ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी का मालिक है या तो उसके लाइफ टाइम तक वो उसको अथॉरिटी देता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी से आने वाले पैसे को एक्यूमुलेट करके यूज़ करें, या फिर ट्रांसफ़र की डेट से लेकर नेक्स्ट 18 ईयर्स तक मैक्सिमम बी ए की प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकता है, उस प्रॉपर्टी से आने वाले पैसे को एक्यूमुलेट कर सकता है। इस सेक्शन के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफ़र। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोविजंस ऑफ पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन और एनी अदर पर्सन टेकिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अंडर द सेम ट्रांसफ़र। हमारी थर्ड एक्सेप्शन इसके अंदर मेंशन की गई है द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। दीज आर सम एक्सेप्शंस मेंशन इन द सेक्शन 17। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन which is mentioned in section 13 of this act. No transfer can be directly made to an unborn person. किसी भी अनबोर्न पर्सन के यानी जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, जो इंसान पैदा नहीं हुआ है, उसको कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। The interest in favor of the unborn person must be preceded by a prior interest. It is not permissible to confer only a life estate on such person. ट्रांसफ़र ऑफ अनबोर्न पर्सन के केस में ये पहले से ही डिसाइडेड होगा कि ट्रांसफ़र का प्रायर इंटरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ अनबोर्न पर्सन के फेवर में हो, और ट्रांसफ़र के टाइम पर वो बच्चा मदर वोम के अंदर, और जब वो बच्चा एग्जिस्टेंस में आएगा तो वो प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी ऑल्सो क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफ़र। प्रायर इंटरेस्ट को भी ट्रांसफ़र के साथ ही सेम टाइम पर क्रिएट कर दिया जाएगा, और वो प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी इन द फेवर ऑफ अनबोर्न चिल्ड्रन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द अनबोर्न पर्सन मस्ट बी गिवन द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। जो पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, जो ट्रांसफरर है, वो उस अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र के साथ उसके सारे रिमेनिंग इंटरेस्ट, जो प्रॉपर्टी के सभी इंटरेस्ट हैं, राइट्स हैं, वो सभी प्रॉपर्टी से जुड़े राइट्स अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड को हमारे सेक्शन 19 के अंदर मेंशन किया गया है और कंटिंजेंट इंटरेस्ट को सेक्शन 21 के अंदर मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 19, जिसके अंदर वेस्टेड को मेंशन किया गया है। व्हाट इज़ वेस्टेड इंटरेस्ट? द टर्म वेस्टेड इज़ यूज्ड इन टू सेंसेस, दैट इज़ वेस्टेड इन पोजेशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट ओनली। जब राइट टू प्रेजेंट पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात चल रही हो तो उसको वेस्टेड इन पोजेशन कहा जाएगा। वेस्टेड इन इंटरेस्ट ओनली तब कहा जाएगा जब प्रॉपर्टी के फ्यूचर में आने वाले प्रेजेंट राइट ऑफ पोजेशन एंड एंजॉयमेंट का जिक्र होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रांसफ़र हिज लैंड टू बी फॉर लाइफ एंड देन टू सी। ए अपनी प्रॉपर्टी को बी के नाम पर, अपनी जगह को बी के नाम पर ट्रांसफ़र करता है, उसकी बी के जीते जी, और बी के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस केस के अंदर बी के पास वेस्टेड इंटरेस्ट इन पोजेशन है। वेस्टेड इन पोजेशन यानी प्रेजेंट पोजेशन का उसके पास राइट है, वो प्रेजेंट के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर बी कब्जा कर सकता है। और इस केस के अंदर सी के पास क्या है? वेस्टेड इन इंटरेस्ट ओनली, क्योंकि बी के लाइफ टाइम तक वो प्रॉपर्टी बी की रहेगी और सी को उसकी फ्यूचर में पोजेशन मिलेगी, फ्यूचर ओनरशिप मिलेगी। तो इस केस में बी के पास वेस्टेड इन इंटरेस्ट है। अब जब तक बी जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी सी को तो नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, अगर किसी कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि सी पहले मर जाता है बी से, तो उस केस में क्या होगा? वो प्रॉपर्टी के जो
फ्यूचर के पोजेशन के राइट हैं जो वेस्टेड इन इंटरेस्ट है वो सी के एयर्स को मिल जाएगी। वेस्टेड इंटरेस्ट के केस में अगर ट्रांसफरी की डेथ भी हो जाए तो भी उसको नहीं कैंसिल किया जाता है, वो उसको डिफीट नहीं किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 21 कंटिंजेंट इंटरेस्ट, वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ अ पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। दोस्तों, जब किसी अनसर्टेन इवेंट के चलते किसी को एक इंटरेस्ट किसी पर्सन के फेवर में वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है एक अनसर्टेन इवेंट में, वो होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। अगर वो सर्टेन इवेंट के अंदर हो तो वो होएगा हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट। और इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन सच पर्सन देयर बाय एक्वायर्स अ कंटिंजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अगर कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं भी होता है तो उसके चलते भी एक प्रॉपर्टी ओनर को कंटिंजेंट इंटरेस्ट मिलता है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज़ नॉट हेरिटेबल ऑल्दो इट इज़ ट्रांसफरेबल। कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो होता है वो हेरिटेबल नहीं होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक प्रॉपर्टी है जो उसको लाइफ टाइम के लिए है और उसके बाद वो बी को दे दी जाती है। अगर बी सी से शादी कर लेता है बिफोर ए डाइज, ए के मरने से पहले, तो इस केस के अंदर अगर बी सी से शादी करता है ए के मरने से पहले तो उसका कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन शादी से पहले बी उसको कंटिंजेंट इंटरेस्ट के रूप में एंजॉय कर रहा था। वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में मेन डिफरेंस यही है कि वेस्टेड इंटरेस्ट में एक सर्टेन इवेंट होता है तब जाकर उसको इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किसी पर्सन के फेवर में किसी भी अनसर्टेन इवेंट के चलते उसको ट्रांसफ़र किया गया उस इंटरेस्ट को जो एंजॉय करेगा उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले इंटरेस्ट को उसको कंटिंजेंट इंटरेस्ट कहेंगे। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर देखते हैं कि क्या डिफरेंस है वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में। एज वी कैन सी इन द टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। वेस्टेड इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उसको कोई भी कंडीशन फुलफिलमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट डिपेंड अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस प्रेसिडेंट विच मे और मे नॉट बी हैपन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट ऑफ एंजॉयमेंट के बेसिस पर डिफरेंस। वेस्टेड इंटरेस्ट के केस में देर इज अ प्रेजेंट इमीडिएट राइट दो इट्स एंजॉयमेंट में बी पोस्टपोन टू सम फ्यूचर डेट। वेस्टेड इंटरेस्ट में ओनर को इमीडिएट राइट ऑफ एंजॉयमेंट मिलता है या फिर उस राइट को इमीडिएट राइट ऑफ एंजॉयमेंट को फ्यूचर की किसी डेट के लिए पोस्टपोन भी किया जा सकता है। इन कंटिंजेंट इंटरेस्ट राइट ऑफ एंजॉयमेंट इज टू एक्रू ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज़ अनसर्टेन। कंटिंजेंट इंटरेस्ट के केस में द राइट ऑफ एंजॉयमेंट तब मिलता है जब कोई अनसर्टेन इवेंट हैपन हुआ हो। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरीज डेथ। इन द केस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession। ट्रांसफरी की डेथ होने पर जब तक वो पोजेशन नहीं लेता उससे पहले भी अगर ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है तो वेस्टेड इंटरेस्ट डिफीट नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट डज नॉट टेक इफेक्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रांसफरी डेथ बिफोर द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस। अगर कंडीशंस की फुलफिलमेंट होने से पहले ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट डिफीट हो जाता है, वो इफेक्ट के अंदर नहीं आता है। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी एंड हेरिटेबिलिटी। वेस्टेड इंटरेस्ट इज बोथ ट्रांसफरेबल एज वेल एज हेरिटेबल। जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो ट्रांसफरेबल भी होता है और वो हेरिटेबल भी होता है, जबकि कंटिंजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल नहीं होता है और ये हेरिटेबल कुछ कंडीशंस के अंदर होता है और कुछ कंडीशंस के अंदर ये हेरिटेबल नहीं होता है। ये डिपेंड करता है उसकी नेचर ऑफ कंटिंजेंसी पे। कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल बट वेदर इट इज़ हेरिटेबल और नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंटिंजेंसी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जो कि सेक्शन 35 के अंदर मेंशन किया गया है। आइए देखते हैं ये क्या है। अ मैन इज़ नॉट टू बी हियर्ड हु सेज टू थिंग्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। उस इंसान को नहीं सुनना चाहिए जो दो चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्टरी रूप में यानी एक दूसरे के विरुद्ध ही कहता हो। इन अदर वर्ड्स, अ मैन कैन नॉट बी एप्रोबेट और रिप्रोबेट
या फिर अ मैन कैन नॉट ब्लो हॉट और कोल्ड। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स दैट अ मैन टेकिंग अ बेनिफिट अंडर द इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। आइए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ए के पास एक घर है, वो अपना घर को गिफ्ट के रूप में बी को ट्रांसफ़र कर देता है और गिफ्ट की डीड में ये बी से कहता है कि वो बी के पास एक जो शॉप है वो अपनी शॉप सी को ट्रांसफ़र कर दे, और ये कंडीशन रखता है कि अगर बी को घर चाहिए तो उसको अपनी शॉप सी को ट्रांसफ़र करनी होगी। इसके अंदर बी इज़ नाउ पुट टू इलेक्शन। तो इस केस के अंदर ही मे हैव इलेक्ट टू एन हाउस इन विच केस ही हैव टू ट्रांसफ़र हिज शॉप टू द सी। अगर उसको घर चाहिए तो उसको अपनी शॉप सी को ट्रांसफ़र करनी होगी, या फिर अगर उसको अपनी शॉप नहीं देना चाहता है तो उसको हाउस नहीं मिलेगा। अगर वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट करता है तो इस केस के अंदर ना तो उसको हाउस मिलेगा, ना ही उसके ऊपर कोई बर्डन होगा कि उसे अपनी शॉप सी को ट्रांसफ़र करनी है। सपोज़ दोस्तों बी इस केस के अंदर इस इलेक्शन के पॉइंट पर जब बी खड़ा है वो रिजेक्ट कर देता है कि प्रॉपर्टी उसको वो घर नहीं चाहिए और वो ना ही अपनी दुकान सी के नाम पर करेगा, तो इस केस के अंदर जो वो प्रॉपर्टी है वो वापस ट्रांसफरर के नाम पर चली जाएगी, ए के नाम पर उसका घर वहीं पर रहेगा। बट इस केस के अंदर जो पर्सन डिसअपॉइंट हुआ है यानी सी डिसअपॉइंट हुआ है, तो ए को ट्रांसफरर को उसकी कंपनसेशन देनी होगी, उसको कंपनसेट करना होगा। अगर किसी केस के चलते ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को उसको डिसअपॉइंटेड पर्सन को कंपनसेट करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। आइए इसका एक और एग्जांपल देख के हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मेरठ के अंदर प्रॉपर्टी है, एक फार्म है जो कि सी का है और वो 8 लाख का है। इस केस के अंदर ये क्या करता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट तैयार करता है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए बी को, और वो इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है कि 10 लाख रुपए में वो सी से लेकर वो बी को ट्रांसफ़र कर देगा। इस केस के अंदर सी है इलेक्ट द, अगर सी इलेक्ट करता है रिटेन द फार्म, तो उसको उसके बदले में जो गिफ्ट मिलने वाला था, जो इंस्ट्रूमेंट का गिफ्ट मिलने वाला, जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया था 10 लाख का, वो उसका कैंसिल हो जाता है और वो अपना फार्म सेव कर लेता है। तो सी ने तो यहाँ पर अपना इलेक्ट कर लिया कि ना उसे वो पैसा चाहिए ना ही उसे अपनी प्रॉपर्टी देनी है। बट जो ए और बी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आए थे, इसके चलते बी को सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, वो डिसअपॉइंट होता है बहुत ज़्यादा कि उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली है एज़ पर इंस्ट्रूमेंट। ए को उसके अंदर उसको कंपनसेट करना होता है। अगर ए की डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव उसको कंपनसेट करेगा। आइए देखते हैं व्हेन द इलेक्शन इज पॉसिबल। The question of election arises only when the transfer is made by the same document. If the transferor make a gift of the property by one deed and by another ask the question to part with his own property, then no question of election arise. The doctrine of election तभी arise होगी जब ट्रांसफ़र को किसी सेम डॉक्यूमेंट के थ्रू बनाया जाएगा, किसी सेम डॉक्यूमेंट के थ्रू किया जाएगा, तभी doctrine of election arise होगी। Now let us see the some more important terms related to the doctrine of election. First of all, we will see when election is said to be made. Election can be made express or implied by conduct. Election को किसी express way के अंदर या फिर by conduct उसको किया जा सकता है। For example, ए अपनी एस्टेट को बी को ट्रांसफ़र करता है इस कंडीशन पे कि वो सी को अपनी कोयल माइन की पोजेशन देगा। सी कोयल माइन की पोजेशन ले लेता है और उसको यूज़ करता है, तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो एस्टेट बी को ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो गई है एज़ पर द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन को हमने देखा 2 प्रकार से किया जा सकता है, बाय एक्सप्रेस मोड और बाय इम्प्लाइड मोड। एक्सप्रेस मोड के अंदर क्या होगा, इट कैन बी डन इन द रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म, और इम्प्लाइड मोड के अंदर क्या होगा, कैन बी डन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के एक्ट से। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा, सी ने कोयल माइन को पोजेशन के अंदर लेकर उसको यूज़ किया। तो दोस्तों अब देखते हैं व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द इलेक्शन। If the owner does not within 1 year of the date of the transfer signify to the transferor or his representative his intention to confirm or to dissent from the transfer, the transferor or his representative may upon the expiration of the period required to make election. Period of election को इसमें मेंशन किया गया है कि डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 1 साल तक विद इन 1 ईयर
ट्रांसफरर को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को ये बताना होगा कि वो उस एग्रीमेंट को एग्री करता है या फिर वो उसको डिसएग्री करता है। उसको अपना डिसीजन विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफ़र उसको ये मेंशन करना होगा। इफ़ द ओनर डज नॉट कंप्लाई विद सच रिक्वेजिशन विद इन द रीजनेबल टाइम आफ्टर ही हैज़ रिसीव्ड इट, ही शैल बी डीम्ड टू बी इलेक्ट टू कन्फर्म द ट्रांसफ़र। अगर इस केस के अंदर ट्रांसफरर या उसका रिप्रेजेंटेटिव गिवन टाइम पीरियड के अंदर अपना कंसेंट नहीं देता है, नहीं बताता है वो या एग्री करता है या नहीं करता है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ट्रांसफ़र को। ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफरर को अपना कंसेंट, अपना एग्रीमेंट ज़रूर देना होगा कि वो एक्सेप्ट करता है ट्रांसफ़र को। नाउ लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इलेक्शन जनरली टू बी मेड विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ विद इन 1 ईयर। हमने अभी देखा कि 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन को किया जाना चाहिए। ट्रांसफरर या उसका रिप्रेजेंटेटिव को ये अपनी कंसेंट देनी होगी, ये बताना होगा कि वो एग्री करते हैं या फिर वो डिसएग्री करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से। इफ़ विद इन 1 ईयर नो डिसीजन इज़ टेकन बाय द पर्सन हु इज़ पुट ऑन द इलेक्शन देन इट इज़ ट्रीटेड एज डीम्ड रिजेक्शन। अगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कि वो इलेक्शंस को हाँ या ना कुछ भी उसका जवाब नहीं देते हैं, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफरर या उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से उनका एग्रीमेंट आना, उनको इलेक्शन को कंफर्म करना होगा, उनको इलेक्ट करना होगा। इफ़ अगर वो कोई रिप्लाई नहीं देते हैं तो उसको रिजेक्शन मान लिया जाएगा। द टाइम ऑफ 1 ईयर इज़ ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एक्सप्रेस मोड। सिर्फ एक्सप्रेस मोड के केस में ही द टाइम ऑफ 1 ईयर एप्लीकेबल है। हमने रिसेंटली देखा था कि एक्सप्रेस मोड को 2 तरीके से बनाया जा सकता है, इन रिटन फॉर्म या फिर इन ओरल फॉर्म। सेकंड हमारा मोड था इम्प्लाइड मोड। जो इम्प्लाइड मोड होता है वो पार्टीज़ के एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो कि सेक्शन 35 के अंदर मेंशन किया गया है। तो आइए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है कंडीशनल ट्रांसफ़र। कंडीशनल ट्रांसफ़र क्या होता है? When an interest is created on the transfer of property but is made to depend on the fulfillment of a condition by a transferee, the transfer is known as conditional transfer. जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, लेकिन जब एक ट्रांसफरी जिसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है वो कोई कंडीशन रखता है और उस कंडीशन के फुलफिलमेंट यानी पूरा होने के बाद तब वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उसको कहते हैं हम कंडीशनल ट्रांसफ़र। कोई कंडीशन रख देना सामने ट्रांसफरी की तरफ से। सच ट्रांसफ़र मे बी सब्जेक्ट टू अ कंडीशन प्रेसिडेंट और अ कंडीशन सब्सिक्वेंट इफ़ द इंटरेस्ट इज़ मेड टू एक्रू ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, द कंडीशन इज सेड टू बी कंडीशन प्रेसिडेंट। यानी पहले कंडीशन रखी जाती है, उसकी फुलफिलमेंट होने के बाद ट्रांसफ़र किया जाता है तो इंटरेस्ट जनरेट होता है, उसे कहते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन सब्सिक्वेंट इसका अपोजिट होगा। ट्रांसफ़र होने के बाद वो कंडीशन जो रखी जाएगी उसको फुलफ़िल करना होगा, उसे कहेंगे हम कंडीशन सब्सिक्वेंट। लेट अस सी अ एग्जांपल। ए एग्री टू सेल हिज लैंड टू बी। ए बी को अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार होता है इस शर्त पे कि बी सी से शादी कर ले। इस केस के अंदर ए ने पहले ही ट्रांसफरी के लिए कंडीशन रख दी है कि वो ज़मीन उसको तभी बेचेगा जब वो सी से शादी करेगा। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक प्रॉपर्टी है जो वो बी को तभी एक शर्त रख के प्रोवाइड करेगा क्योंकि बी उसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाएगा, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट चलता है धीरज त्यागी क्लासेस के नाम से नेक्स्ट 5 साल तक, जब से वो डेट ऑफ ट्रांसफ़र से। और मिस्टर बी इसमें क्या करता है, वैसे ही अपने CS इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट 5 साल तक नहीं चलाता है जैसे धीरज त्यागी क्लास चलती है, तो वो उस कंडीशन को फुलफ़िल करता है आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, इस शर्त पे दी कि वो अपनी CS इंस्टीट्यूट क्लासेस धीरज त्यागी क्लासेस के जैसे नेक्स्ट 5 साल तक नहीं चलाएगा। उसने यह कंडीशन रखी और बी ने वैसे ना चलाते हुए उस कंडीशन को फुलफ़िल किया, तो ये कंडीशन सब्सिक्वेंट का एग्जांपल है। इन ईजी वर्ड्स, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र कंडीशन को फुलफ़िल किया। द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट इज़
In condition precedent, the condition come before the interest, whereas in condition subsequent, the interest is created before the condition. जैसा कि हमने अब एग्जांपल्स में भी देखा, कंडीशन प्रेसिडेंट के अंदर पहले कंडीशन आती है, उसकी फुलफिलमेंट के बाद इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और कंडीशन सब्सिक्वेंट के अंदर पहले इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, पहले ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद कंडीशन फुलफिल करनी होती है। ये था हमारा टॉपिक कंडीशनल ट्रांसफ़र का। नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडस, जिसको हमारे सेक्शन 52 के अंदर मेंशन किया गया है। लिस का मतलब है डिस्प्यूट, लिस्पेंडेंस का मतलब है पेंडिंग सूट, एक्शन और पिटिशन। द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम विच इज यूटिलाइट पेंडेंट निहिल इनोवेटर, जिसका मतलब है नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट। अगर कोई सूट चल रहा है, कोई पिटीशन चल रही है, कोई केस चल रहा है, उसके चलते कोई नई चीज़ को ऐड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, एक प्रॉपर्टी है एक्स और उस एक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया है कोर्ट में। अब सूट फाइल करने के बाद ए उस केस को जीत भी सकता है या फिर हार भी सकता है। इफ़ ए विंस तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर इफ़ ए हार जाएगा तो वो प्रॉपर्टी बी को मिल जाएगी। लेकिन अब ये देखते हैं, अगर केस के चलते हुए, पेंडिंग केस के चलते हुए ए क्या करता है, चोरी छिपे प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करता है सी को। अगर केस ख़त्म होने के बाद ए के फेवर में जाता है तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन अगर वो केस बी के फेवर में जाता है तो सी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाएगा और सी को बी को प्रॉपर्टी वो देनी होगी। ना ही साथ में वो कोई ऐसी प्ली दे सकता है, वो कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज करता है कि उसके पास कोई ऐसी लीगल नोटिफिकेशन नहीं थी कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेंडिंग लिटिगेशंस हैं। इन ईजी वर्ड्स हमने देखा, नथिंग न्यू कैन बी एडिड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। अब देखते हैं व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस नेसेसरी फॉर दिस डॉक्ट्रिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर मस्ट बी पेंडेंसी ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग। किसी भी रिगार्डिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड उस प्रॉपर्टी पर कोई सूट हुआ हो या फिर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हो, वो पेंडिंग होनी चाहिए इन लो कोर्ट। आवर नेक्स्ट पॉइंट, द सूट और प्रोसीडिंग must be a right to immovable properties directly and specified in the question. The suit or proceeding must be pending in the competent court. जैसा कि हमने देखा, इसका मेन पॉइंट यही है कि किसी भी पेंडिंग सूट के चलते उस प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट बाय एनी पार्टी टू द लिटिगेशन। द एलियनेशन must affect the rights of the other party to the suit or proceedings. The main point is this doctrine is not applicable on movable property, or as per this act a suit in foreign court cannot operate as lispendence. So ये थी हमारी doctrine of lispendence जो कि सेक्शन 52 के अंदर मेंशन की गई है। Our next topic is the doctrine of fraudulent transfer जो कि सेक्शन 53 के अंदर मेंशन की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है ए और उसके ऊपर कर्जा है। वो कई बार क्या करते हैं भाई, कर्जे को ना दे पाने के कारण या फिर वो अपना कर्जा देने से डिले कर देते हैं जिससे उन्होंने कर्जा ले रखा है, और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को उसके अंदर मेंशन कर रखा है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर हम कर्जा ले रहे हैं। और वो क्या करते हैं, चालाकी से वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को। तो ऐसी ट्रांसफ़र के केस में वो ट्रांसफ़र को रुकवाया जा सकता है अंडर सेक्शन 53। तो इस सेक्शन 53 के अंदर 2 सब सेक्शंस भी दिए हुए हैं जिसके अंदर वो सिचुएशंस को मेंशन करता है। नंबर 1, ट्रांसफ़र विद इंटेंट टू डिफीट डिले द क्रेडिटर्स। इसके अंदर मेंशन किया गया है, एवरी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स ऑफ ट्रांसफरर शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एनी क्रेडिटर सो डिफीट और डिलेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मालिक है प्रॉपर्टी का
उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रखा है और वो कोशिश करता है उसको ट्रांसफ़र करने की प्रॉपर्टी को बिना उसका लोन चुका। इससे क्या होगा, उनके लोन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा उस प्रॉपर्टी की जो उसने एज़ पर सिक्योरिटी उसको रख रखा है, तो वो ट्रांसफ़र वॉइडेबल मानी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वो ऑप्शंस जो क्रेडिटर के पास, जिन्होंने ट्रांसफ़रर को लोन दिया हुआ था, उसके पास वो ऑप्शंस डिफीट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट सब सेक्शन है ट्रांसफ़र विद इंटेंट टू डिफ्रॉड सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। एवरी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन with intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of such transferee। इस केस के अंदर यह सिचुएशन मेंशन की गई है, अगर ट्रांसफरी के साथ फ्रॉड करने की इंटेंशन से वो प्रॉपर्टी को, एक लोन ली हुई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है तो वो वॉइडेबल होगा। हमारी नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। सेक्शन 41 के अंदर हमारी इस डॉक्ट्रिन को डिस्कस किया गया है। इसको ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर भी कहते हैं। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है सीम टू बी ट्रू। कोई ज़रूरी नहीं है वो असली हो या ना हो, लेकिन उसको मान लिया जाता है कि यही इसका असली ओनर है, यही इसका रियल ओनर है। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ऑस्टेंसिबल ओनर है और वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है कंसिडरेशन के चलते, यानी उसको बदले में कुछ मिल रहा हो, तो वो वॉइडेबल नहीं होगा। वो ट्रांसफ़र एक वैलिड ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ऑस्टेंसिबल ओनर को ही रियल ओनर माना जाता है प्रॉपर्टी का। लेट अस सी द एसेंशियल ऑफ ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। नंबर 1 पे जो ट्रांसफ़र है वो एक ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उसकी कंसेंट उसके अंदर एक्सप्रेस होनी चाहिए कि ही वांट्स टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट, द ट्रांसफ़र इज़ फॉर कंसिडरेशन, यानी उसको अपनी प्रॉपर्टी के बदले में कुछ उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ पैसे में अगर वो बेच रहा है या प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी बेच रहा है, कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए। जो ट्रांसफरी है वो उसको उसके गुड फेथ के अंदर ले रहा होगा ट्रांसफरर से। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट की एब्सेंस होती है तो ट्रांसफरी को इस डॉक्ट्रिन के अंडर प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। ये थी हमारी एसेंशियल्स ऑफ ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 43, जिसके अंदर हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल को मेंशन किया गया है। व्हाट इज एस्टोपल? एस्टोपल इज अ लीगल प्रिंसिपल विच स्टॉप्स समवन from arguing something or asserting a legal right that contradicts something which previously said or agreed by the law। For example, A ने B से पैसे लेने हैं और B उसके पैसे नहीं दे रहा है और वो उसको कोर्ट रूम में ले जाता है, तो कोर्ट के अंदर A कहता है कि भाई मैं B के ऊपर 50% अपना इंटरेस्ट छोड़ दूंगा, ये मेरे पैसे दे दे। तो ये एक एस्टोपल हुआ। जैसे कि कल को A दोबारा कहता है कि मैं अपना 50 नहीं मैं 30% छोड़ूंगा, तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि वो 50% छोड़ने के लिए तैयार है। एस्टोपल का अर्थ है अपने ही बात से मुकरने से रोकना। तो ये तो था हमारा एस्टोपल का मीनिंग। अब देखते हैं सेक्शन 43, द डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। वेयर अ पर्सन फ्रॉडेंटली और erroneously represents that he is authorized to transfer certain immovable property and professes to transfer such property for consideration when a person, जब कोई आदमी फ्रॉडेंटली धोखेबाजी से या फिर erroneously गलत तरीके से यह रिप्रेजेंट करता है कि वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑथोराइज्ड है, या फिर वो इस चीज़ का ढोंग करता है कि वो ऑथोराइज्ड है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर सच कंसिडरेशन, कुछ फ़ायदा उठाने के लिए। सच ट्रांसफ़र शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, मैं एक घर में रहता हूँ और मैं सामने वाले को ये दिखाता हूँ कि मैं इस घर का मालिक हूँ, लेकिन उस घर के अंदर हिस्सेदार और भी हैं, मेरा भाई बहन, उन सबका उसमें हिस्सा बनता है, लेकिन मैं सामने वाले को ये रिप्रेजेंट करता हूँ कि मैं ही उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, और वो सोचता है कि हाँ ये इस घर में रह रहा है और ये इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। तो उसके चलते मैं उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट डील कर लेता हूँ कि मैं उसको वो प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। ऑपरेट ऑन एनी इंटरेस्ट विच द ट्रांसफरर में एक्वायर इन सच प्रॉपर्टी। मैं उस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी इंटरेस्ट रखता हूँ, जो भी मेरे राइट्स हैं, अब वो एट एनी टाइम ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र सबसिस्ट, जिसके साथ ट्रांसफरी के साथ ट्रांसफ़र जब डील में आता है, ट्रांसफ़र के सारे राइट्स अब वो ट्रांसफरी के हो जाते हैं। इसे कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल। देखते हैं ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी।
Nothing in this section shall impair the right of transferees in good faith for consideration without notice of the existence of the said option. आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ए एक हिंदू है और वो अपने पिता से बी से अलग रहने लग जाता है। अब वो सी को 3 प्रॉपर्टियाँ बेचने के लिए जो कि एक्स वाई जेड हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि ए इसका ऑथोराइज ओनर है और वो उसको सेल कर रहा है सी को। लेकिन इस केस के अंदर एक्स और वाई तो ए से बिलोंग करती है, लेकिन जेड जो प्रॉपर्टी है वो ए से बिलोंग नहीं करती है। जो जेड है वो उसके पिताजी से बिलोंग करती है। क्या होता है, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है एक्स वाई जेड के, और कल को उसके पिताजी के जाने के बाद वो प्रॉपर्टी फिर से ए को बिलोंग करने लगती है जो जेड है। तो ट्रांसफरी इस केस के अंदर एस्टॉपर लगा सकता है। वो कह सकता है कि वो कंपेल कर सकता है ए को कि वो जेड प्रॉपर्टी भी उसे दी जाए। इस केस के अंदर इस डॉक्ट्रिन में यह होना ज़रूरी है कि ट्रांसफरी जो है उसको मिसलीड किया गया हो। ट्रांसफ़रर की कोई इंटेंशन नहीं देखी जाती, ये नहीं देखा जाता कि उसने जानबूझकर किया, किसी लालच के चलते किया या फ्रॉड के चलते किया या उसने इनोसेंटली किया। पर इस केस में अगर ट्रांसफरी मिसलीड हुआ है तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपर लग जाती है। ये डॉक्ट्रिन कब एप्लीकेबल नहीं होगी, हमने जैसे कि एग्जांपल देखा, ए अपनी प्रॉपर्टी को सी को बेचता है एक्स वाई जेड और वो जेड का ओनर नहीं है, लेकिन कल को वो जेड को एक्वायर कर लेता है प्रॉपर्टी को, और सी को पता लगने से पहले वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे को बेच देता है, किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है। और इसके चलते मुझे नहीं पता होता कि इस प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा कोई डिस्प्यूट चला हुआ है, और मैं गुड फेथ के चलते उसको जेड प्रॉपर्टी को ख़रीद लेता हूँ। तो इस केस के अंदर ये प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र मेरे नाम पर वैलिड ट्रांसफ़र मानी जाएगी, और सी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में था एक्स वाई जेड के साथ, जो उसको एक्स वाई मिल गई थी, जेड उसको नहीं मिली थी। जेड जब ए को मिली, ए ने सी को देने की बजाय सीधा मुझे बेच दी, तो उसके सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। वहाँ पर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब देखते हैं ट्रांसफरी को क्या प्रूव करना होगा इन ऑर्डर टू इवोक दिस एक्शन। व्हाट आर द एसेंशियल्स। नंबर 1, देयर वॉज अ रिप्रेजेंटेशन द फ्रॉडलेंट और एन्योरस। ये एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो ट्रांसफ़र है वो धोखेबाजी से या गलत तरीके से अपने आप को ऑथोराइज्ड ट्रांसफ़र रिप्रेजेंट कर रहा हो। सेकंड पॉइंट है, इट वॉज टू द इफेक्ट दैट ट्रांसफरर इज एंटाइटल टू ट्रांसफ़र द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ट्रांसफरर उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आया हो। द ट्रांसफर इज फाउंड टू हैव सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड द इंटरेस्ट विच ही प्रोफेस टू ट्रांसफ़र। ट्रांसफरी को इस डॉक्ट्रिन का यूज़ करने के लिए यह शो करना होगा कि अब जो जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांसफरर ने कहा था कि वो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है और वो अब हाल ही में उसको एक्वायर कर चुका हो, उसके ऊपर कुछ सर्टेन इंटरेस्ट वो एक्वायर कर चुका हो। नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वॉज फॉर कंसिडरेशन। इसके अंदर ट्रांसफ़र का या ट्रांसफरी का दोनों का ही कुछ आपस में लेन देन या मुनाफा या पैसे के चलते कोई मुनाफा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र ने फ्री में एज अ गिफ्ट के रूप में वो प्रॉपर्टी उसको दे दी हो तो वो इनवैलिड मानी जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि गिफ्ट के टाइम पर रिलेटेड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के नाम होना ज़रूरी है, तभी वो गिफ्ट होकर ट्रांसफ़र होती है ट्रांसफरी को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रांसफरी हैज़ नॉट रिसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। द ट्रांसफरी को वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं करना चाहिए, वो उस टाइम इन द कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए जिस टाइम वो क्लेम कर रहा हो। द ट्रांसफरी एक्टेड इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट्स अंडर द प्रायर ट्रांसफ़र। जो ट्रांसफरी है उसने ट्रांसफ़र से गुड फेथ के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, उससे पहले अगर पता हो कि इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है और उसके बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो वो इनवैलिड माना जाएगा, उसको इस सेक्शन के अंदर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन, द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर होगी। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड हैज़ बीन एंटर्ड इनटू बिटवीन ए एंड बी। द ट्रांसफरी हैज़ पेड द प्राइस एंटरिंग इनटू पोजेशन एंड इज विलिंग टू कैरी आउट हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। बी के बीच के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए बी को प्रॉपर्टी सेल करता है और बी क्या करता है, उसको पैसे दे देता है और पोजेशन ले लेता है प्रॉपर्टी का, और ये चाहता है कि अब वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से बाहर आ जाए। बट एज द रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट बीन इफेक्टेड, द ट्रांसफरर सीक्स टू इविक्ट बी फ्रॉम द लैंड। जैसे कि अभी उसके बी के नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है प्रॉपर्टी की, तो ट्रांसफरर क्या चाहता है कि वो बी को लैंड में से निकाल दे, उस ज़मीन के पोजेशन से उसको निकाल दे।
और बी ने उसको सारे पैसे दे दिए हैं और वो चाहता है कि वो पोजेशन में ही रहे और वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपने राइट्स को एंजॉय करे। तो क्या इस केस के अंदर ए बी को उसकी लैंड में से निकाल सकता है जब ट्रांसफ़र नहीं हुई हो? आइए देखते हैं। नो, बी विल नॉट बी अलाउड टू सफ़र सिंपली बिकॉज द फॉर्मेलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट बीन थ्रू। बी को किसी फॉर्मेलिटी, रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी के चलते इसको अपने राइट्स एंजॉय करने से सफ़र नहीं किया जा सकता। लेट अस सी द एसेंशियल्स फॉर दिस डॉक्ट्रिन। नंबर 1, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। दोनों के बीच में कोई लेन देन होना चाहिए, उनको आपस में दोनों को फ़ायदा होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते। थर्ड पॉइंट है, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द ट्रांसफरर हिमसेल्फ ऑन और ऑन हिज बिहाफ। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में होना चाहिए और ट्रांसफरर के उसके ऊपर साइन होने चाहिए या उसके रिप्रेजेंटेटिव के उसके साइन होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। टर्म्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफर मस्ट बी असर्टेनेबल विद रीजनेबल सर्टेनिटी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, ए और बी के बीच के अंदर डील होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। बी उसको सारे पैसे दे देता है और पोजेशन ले लेता है और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से बाहर आना चाहता है। ए बी को उस प्रॉपर्टी में से बाहर निकालना चाहता है पर वो नहीं निकाल सकता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो खुद में ही एक रीजनेबल सर्टेनिटी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रांसफरी शुड हैव टेकन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के चलते ट्रांसफरी ने, जैसा हमने देखा कि पोजेशन ले लिया हो प्रॉपर्टी का, ये भी इसके अंदर एक एसेंशियल है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रांसफरी मस्ट हैव फुलफिल्ड और रेडी टू फुलफिल हिज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसफरी जैसा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशंस मेंशन की गई हो, जो भी उसने कहा वो अपनी फुलफिल करने के लिए तैयार हो या वो ऑलरेडी उसको फुलफिल कर चुका हो। ये थी हमारी एसेंशियल्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। इसको इस एक्ट के सेक्शन 14 के अंदर मेंशन किया गया हुआ है। The rules against perpetuity prohibits the vesting of interest beyond a certain reasonable period. It prescribes the maximum period within which a future interest must vest. इस रूल के अंदर ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि एक मैक्सिमम पीरियड दिया जाता है। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस पर वो प्रोहिबिट्स लग जाता है। If the vesting is postponed beyond such period, द वेस्टिंग इज़ वॉइड फॉर रिमोटनेस। अगर उस पीरियड के बाद वेस्टिंग की जाए तो वो वॉइड मानी जाएगी। सच मैक्सिमम पीरियड इज कॉल्ड परपेचुइटी पीरियड। एज पर सेक्शन 14, द परपेचुइटी पीरियड कंसिस्ट ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन्स एंड फर्दर पीरियड ऑफ माइनॉरिटी ऑफ अ पर्सन। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ ट्रांसफर्स बिटवीन द लिविंग मेजर पर्सन्स। जो मेजर पर्सन्स यानी जो मेजॉरिटी अटेन कर चुके हैं, जो 18 साल 6 महीने से ज़्यादा के हैं, उनके बीच के अंदर कितने भी अनलिमिटेड ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पर जब ट्रांसफ़र ही एक माइनर होगा, द अल्टीमेट ट्रांसफ़र टू हिम शुड ट्रांसफ़र ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू हिम। जब तक वो माइनर पर्सन जो कि ट्रांसफ़र ही है, मेजॉरिटी नहीं अटेन कर सकता, वो सभी के सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट उस माइनर पर्सन के होंगे। दिस इज़ टू एंश्योर दैट द प्रॉपर्टी इज़ नॉट अलाइनेबल for any indefinite period after the death of the original transferor। इंश्योर करने के लिए उस प्रॉपर्टी और उससे जुड़े राइट्स उस ट्रांसफरी से नहीं छीने जा सके किसी भी इनडेफिनेट पीरियड तक, जबकि उसके ओरिजिनल ट्रांसफरर की डेथ ना हो जाए। अब देखते हैं एक्सेप्शंस टू द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। नंबर 1, इफ़ द प्रॉपर्टी इज गिफ्ट और टू अ चैरिटी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट या चैरिटी के रूप में दी गई हो। बी, पर्सनल एग्रीमेंट, दैट इज एग्रीमेंट विच डू नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ऐसे पर्सनल एग्रीमेंट्स जिससे चलते ट्रांसफरर या ट्रांसफरर को कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है उस प्रॉपर्टी में। सी पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर परपेचुअल रिन्यूअल ऑफ लीजेस। तो लीज पर प्रॉपर्टी दी गई हो, उनके परपेचुअल रिन्यूअल के लिए, उनके रिन्यू के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सब एक्सेप्शंस के अंदर आएंगे टू द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। नाउ लेट अस सी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट और नोट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, जो कि सेक्शन 16 के अंदर मेंशन किया गया है। एक पर्सन है और वो अपनी प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफ़र कर देता है जो कि उसकी वाइफ है, और उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता है कि उसकी वाइफ के बाद वो प्रॉपर्टी
उसके एल्डेस्ट सन को चली जाएगी जो कि सी है। द प्रायर इंटरेस्ट ऑफ सी जो कि सन है ए और बी का, वो फेल हो जाता है अंडर सेक्शन 13 और इसके चलते सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ सी ऑल्सो फेल्स, क्योंकि ए ने वो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ बी के नाम पर करी है और उसके जीते जी वो बी के नाम पर ही रहेगी। उसके बाद वो सी को मिलेगी, उसके राइट्स उसके बाद सी को मिलेंगे। तो सी के नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना मेंशन तो हो गया है, लेकिन कब, जब बी के बाद। तो इसके चलते उसके प्रायर और सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट फेल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा इस एक्ट के अंदर मेंशन की गई मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स एंड रूल्स। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी लॉयर बनना चाहते हैं या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।